Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silby. Today's our topic is weed science. So be attentive, be an optimist. Let's start. We are discussing some important terms like acid sulfate soil, and this is our last part of weed. Okay. एसिड सल्फेट सॉइल होता क्या है? ये वेरी एसिडिक सॉइल होता है, पीएच अराउंड लेस देन 4 होता है। और इसमें क्या होता है, सल्फर बियरिंग फेरस पाइराइट आपको मिलेगा। ये एक मिनरल है, ये सॉइल में आपको मिलेगा। ये सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलता है? ये जनरली कोस्टल एरिया पे, एस्चुअराइन एरिया पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आया था आरएस में। ओके, एस्चुअराइन एरिया पे आपको मिलेगा एसिड सल्फेट सॉइल, और ये बहुत ही ज़्यादा एसिड होता है, पीएच अराउंड लेस देन 4। ओके, और इसको कैटक्लेज भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए कैटक्लेज का पीएच अराउंड कितना होता है, तो लेस देन 4, वेरी एसिडिक। देन आदेशन, देखिए आदेशन कोहेशन सबको पता है। कोहेशन मतलब सेम चीज में अटैचमेंट होना। सॉइल सॉइल में अगर अटैच होगा तो फिर उसको कोहेशन बोला जाएगा, पर सॉइल वाटर में अगर होगा तो फिर उसे आदेशन बोला जाएगा। आजोला, देखिए आजोला एक फॉर्न है। फॉर्न का मतलब वो टेरिडोफाइटा में आता है। अगर आपको प्लांट क्लासिफिकेशन पता है तो फिर आपको पता ही होगा। आल्जी देन आता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा तो आल्जी, फॉन्गी, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा। ये एक मतलब ऐसे डेवलप होता है हमारा कैरेक्टर। स्लोली स्लोली प्लांट का कैरेक्टर ऐसे डेवलप होता है। तो आजोला क्या होता है? एक एक्वाटिक फॉर्न होता है व्हिच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट आप बोल सकते हैं। और ये सिम्बायोटिक इन नेचर। ओके, सिम्बायोटिक विथ एनाबेना आजोला ब्लू ग्रीन एल्जी विथ लाइज इन द कैविटी। देखिए एनाबेना क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्जी है। ओके, बीजी है जिसको हम बोलते हैं। ये आजोला के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएट होता है, इसीलिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एरोपोनिक्स नाम से पता चल गया होगा, एयर। तो फिर कुछ ऐसा प्लांट है जिसका रूट एयर में भी ग्रो करता है। एयर में आपको मॉइस्चर सप्लाई मिलेगा, जैसे कि साइट्रस ओलिव। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, जैसे कि एनहाइड्रस अमोनिया। ये एक फर्टिलाइजर है। कौन सा वाला फर्टिलाइजर? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। और इसमें सबसे ज्यादा 82% नाइट्रोजन आपको मिलेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये हाईली एसिडिक होता है। ऑब्वियसली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मैक्सिमम आर एसिडिक। ओके, और इसका एसिडिसिटी 148 इक्विवेलेंट। आपको सिर्फ याद रखना है 82% नाइट्रोजन। ओके, देन एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये एक मिनरल है। ओके, जो कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल जिसमें एल्यूमिना सिलिकेट पाया जाता है, फेल्ड्सपार, माइका, क्वार्ट्ज। ओके, देन आता है आर्जिलेशन। आर्जिलेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको सिर्फ याद रखना है। अगर क्ले पार्टिकल अपर हॉराइजन से लोअर हॉराइजन को शिफ्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं आर्जिलेशन। तो क्या होगा, ऐसे अगर मूव करेगा क्ले पार्टिकल तो टेक्सचरल हॉराइजन फॉर्म होगा। आर्जिलेशन रिलेटेड टू टेक्सचरल हॉराइजन। एग्रोनॉमिक इफिशियंसी, ये तो जनरल सी बात है। अगर कुछ न्यूट्रिएंट आप ऐड कर रहे हैं, वन इनपुट पे कितना क्रॉप आपको मिल रहा है, कितना ज़्यादा क्रॉप आपको मिल रहा है, वही होता है एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी। देन एंटीडोट, एंटीडोट मतलब कुछ एक पॉइजन होगा, उसके एंटी मीन्स ऑपोजिट पे आप कुछ केमिकल डालेंगे, वही एंटीडोट होता है। ब्लाइंड कल्टीवेशन, देखिए कल्टीवेशन बिफोर इमर्जिंग द क्रॉप। ओके, बिफोर इमर्जिंग क्रॉप अगर आप कल्टीवेशन करते हैं, ब्लाइंड कल्टीवेशन किस लिए ये होता है? वीड कंट्रोल के लिए। कौन सा क्रॉप में होता है? पोटैटो एंड शुगर कैन पे। बायोस्टैटिक इफेक्ट, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ में। अगर आप पोलियो लेते हैं, पोलियो वैक्सीन, तो उसके बाद कुछ बूस्टर भी लेना पड़ता है, क्योंकि बूस्टर उस वैक्सीन को एफिशिएंसी बढ़ा देता है, उस वैक्सीन का एफिशिएंसी बढ़ा देता है और उसको काम करने में मदद करता है। ओके, इसी तरह एक अगर आप 2,4-D यूज कर रहे हैं, 2,4-D एक वीडिसाइड की तरह यूज होता है। और अगर 2,4-D का मतलब 2,4-D डिकम्पोज हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, क्योंकि सॉइल में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अगर डिकम्पोज हो जाएगा जल्दी तो फिर कैसे वो लॉन्ग टर्म प्रिवेंट करेगा वीड को? इसीलिए हमें कुछ बूस्टर देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं बायोस्टैटिक इफेक्ट। बोरोन एक बूस्टर की तरह काम करता है। ओके, वही बूस्टर को बोलते हैं एक्सटेंडर, क्योंकि वो उसका लाइफ साइकिल एक्सटेंड करता है। देन बॉल्स यूनिट, बॉल्स यूनिट नथिंग बट यू जस्ट रिमेंबर, ऐसा एक न्यूट्रिएंट मतलब इतना अमाउंट अगर आप ले लेंगे तो फिर 50% आपका यील्ड बढ़ जाएगा, तो उसे बोलते हैं बॉल्स यूनिट। ओके, देन ब्लॉच, ब्लॉच एक डिजीज है जो बाली में होता है, कॉज्ड बाय ये हेलमिंथोस्पोरियम। ये आप याद रखेंगे, सिर्फ आप याद रखें हेलमिंथ। ओके,
और ये करता है वेलोसिटी। बेस टेम्परेचर क्या होता है? बेस टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर, जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होता है, जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस फॉर व्हीट, 10 डिग्री सेल्सियस फॉर राइस एंड कपिंग। कपिंग एक डिजीज है। अगर मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी होगा, एमओ, मॉलिब्डेनम का मतलब सिंबल एमओ होता है, अगर एमओ डेफिशिएंसी होगा तो फिर कपिंग डिजीज होगा। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? लीफ में। इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन में बता चुका हूँ, सेम मॉलिक्यूल में अगर होगा फोर्स तो क्वेश्चन बोला जाता है सेलिंग लीफ एरिया इंडेक्स। देखिए ये क्या होता है? अगर शेडिंग ऑफ लीव्स कंप्लीट हो चुका है, नेट फोटोसिंथेसिस 0 हो चुका है। नेट फोटोसिंथेसिस 0 मतलब फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेस्पिरेशन लॉस, तब हम बोलेंगे नेट फोटोसिंथेसिस 0। और इसी तरह आप लीफ एरिया इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, देखिए ये एक फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, टोटल सोन एरिया बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया इनटू 100। कार्डिनल टेम्परेचर डिस्कवर किए थे सैक्स। ओनली आप 3 चीजें याद रखें, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमम। ओके, ये होता है कार्डिनल टेम्परेचर। वही कार्डिनल टेम्परेचर हम डिस्कस करेंगे सेरल्स में। देखिए सेरल्स में मिनिमम होता है 0 to 15 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 31 to 37 डिग्री सेल्सियस। आपको सिर्फ ऑप्टिमम याद रखना है, जो कि 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है इन कूल सीजन। अगर वार्म सीजन होगा तो फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 31 to 37 डिग्री सेल्सियस। फॉर इजी रिमेंबरिंग, यू जस्ट रिमेंबर सेरल्स cool temperature 25 to 30 degree Celsius, that is optimum. Cerals warm season 31 to 35 degree Celsius, optimum. Okay, then epinasty. epinasty देखिए, अगर टिप में ज़्यादा ग्रोथ होगा, अगर कोई भी प्लांट है वो टिप रीजन में ज़्यादा ग्रोथ होगा तो फिर उसका बेंड हो जाता है वो, ये ऑक्सीजन की वजह से भी होता है। ओके, इसको बोलते हैं एपिनास्टी। एकेसिस, एकेसिस मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसको एक नए हैबिटेट में अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा और वो लाइफ साइकिल भी कंप्लीट करेगा, तो उसे बोलते हैं एकेसिस। देखिए ये एनिमल की केस में भी होता है, पर प्लांट की केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे मैं बता देता हूँ। एक प्लांट है और उसका हैबिटेट हम लोग चेंज नहीं किए, पर वहाँ पे फ्लड आ गया और ड्रॉट आ गया, कोई भी स्ट्रेस आ गया, तो फिर प्लांट क्या करेगा? वो जल्दी से जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीड प्रोड्यूस कर देगा, सो दैट उसका सीड नीचे गिर के नया जनरेशन खड़ा करेगा। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? वो उसका जनरेशन विलुप्त नहीं होगा, उसका जनरेशन कंटिन्यू करेगा, वो जैसा भी हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीड प्रोड्यूस कर लेगा और उसका लाइफ साइकिल जल्द ही कंप्लीट कर लेगा। मैं अभी जो बताया उसको बोलते हैं एफिमेराल्स, मतलब हैबिटेट को हम चेंज नहीं किए, पर कोई भी स्ट्रेस दे दिया तो फिर इसलिए लाइफ साइकिल जल्द से जल्द कंप्लीट हो गया, सीड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। देन आता है फ्लोरोसाइज। देखिए फ्लोरोसाइज सभी को पता ही होगा, हमने ये प्रैक्टिकल में भी कर चुके हैं। देखिए सरफेस सॉयल 0 to 15 सेंटीमीटर में कितना सरफेस सॉयल है 1 हेक्टर एरिया में, उसको बोलते हैं फ्लोरोसाइज। आप सिर्फ याद रखेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर सॉयल डेप्थ में 1 हेक्टर का सॉयल आप लेंगे तो उसका वेट होगा 150 टन पर सेंटीमीटर पर हेक्टर। ओके, ये चीज़। इंटेंसिटी फैक्टर इसको आप रिलेट कर सकते हैं अवेलेबल फास्फोरस के साथ। अवेलेबल फास्फोरस कितना है सॉइल सॉल्यूशन में, उसे बोला जाता है इंटेंसिटी फैक्टर। एक्चुअली हम अवेलेबल फास्फोरस में क्या मेजर करते हैं? फास्फोरस कैसे अवेलेबल होता है? पीओ फॉर्म में, ओके, फॉस्फेट फॉर्म में, इसीलिए H2PO4 HPO4 हम मेजर करते हैं। मिथानो हीमोग्लोबिनेमिया ये होता है क्या? ये एक डिजीज होता है। देखिए अगर नाइट्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में और आप कहीं से पॉइजनस नाइट्रोजनस गैस इनहेल कर लिया, तो फिर क्या होगा? आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये जाकर कंबाइन कर लेगा नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हो पाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, इसीलिए एनीमिया देखा जाएगा। आपका ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आप सांस नहीं ले सकते इसको। तो फिर क्या होगा? आपका बॉडी ब्लू कलर आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा बॉडी में, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन के साथ बाइंड कर जाएगा। इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू कलर का देखा जाएगा आपका बॉडी। नेक्स्ट माइक्रोन। देखिए माइक्रोन सभी को पता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ओके, पोरोमीटर देखिए आप यूज कर, ये जनरल यूज होता है ट्रांसपिरेशन के लिए, स्टोमाटा पोर का साइज मेजर करने के लिए, ओके, एंड ऑल्सो लिप टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, देखिए कोई भी फ्रूट है, अगर उसी फ्रूट में और न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है लीफ में, पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट
अब नहीं जा रहा है, मतलब फ्रूट का मैच्योरिटी आ गया, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी मतलब ये जो फ्रूट है ना, उसी में मॉइस्चर परसेंटेज अब अप टू 20%, मतलब 20% और 20% से लेस, उसको बोलेंगे हम हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी। पोपिंग क्या होता है? पोपिंग आपको मिलेगा ग्राउंड नट में, मतलब पॉड होगा पर उसके अंदर कर्नेल नहीं होगा। ये जनरली कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, इसको बोलते हैं पोपिंग। नेक्स्ट लाइट यूज एफिशिएंसी, इसका सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ये एक कन्वर्सन एफिशिएंसी है, अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव लाइट ऑब्जर्व, मतलब कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस होता है, कितना लाइट ऑब्जर्व होता है, इसको बोलते हैं लाइट यूज एफिशिएंसी। ओके, देन लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट, ये हम फिजियोलॉजी के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और एक बार मैं बता देता हूँ। कॉम्पेंसेशन पॉइंट मतलब मिनिमम लाइट इंटेंसिटी जिसमें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रेट इक्वल, मतलब कितना लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस रेट एज वेल एज रेस्पिरेशन रेट इक्वल होता है। ओके, राइस के लिए आप याद रखेंगे वो होता है 1400 फुट कैंडल्स। फुट कैंडल्स लाइट इंटेंसिटी का यूनिट होता है। ओके, 1400 फुट कैंडल एट 27 डिग्री सेल्सियस। लाइट सैचुरेशन पॉइंट, नाम से ही पता चल गया होगा, लाइट सैचुरेट हो गया, मतलब कौन सा वाला लाइट कितना टाइम तक हम दिए जो कि वो सैचुरेट हो गया, और ज़्यादा देंगे तो भी फोटोसिंथेसिस में कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसीलिए लाइट सैचुरेशन पॉइंट इज द लाइट इंटेंसिटी एट व्हिच देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसको आप रिलेट कर सकेंगे सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी से, आर एट पार सेम है। ओके, लाइट सैचुरेशन पॉइंट C4 के लिए बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू C3, क्योंकि C4 प्लांट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है ना। क्रॉप ज्योमेट्री मतलब अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में, एक लैंड में स्पेस होता है, उसी स्पेस में आप प्लांट को कैसे अरेंज करते हैं, स्क्वायर अरेंज करते हैं, क्वीनिक्स अरेंज करते हैं, या फिर ट्रायंगल की तरह अरेंज करते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉप ज्योमेट्री। कोर वाटरिंग मतलब फास्ट इरिगेशन, फास्ट वाटरिंग। ओके, जब हम पेड़ लगाते हैं, जब हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं उसके बाद वाटरिंग करते हैं, उसे बोलते हैं कोर वाटरिंग। रो क्रॉप मतलब यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, अगर आप क्रॉप को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ये सारे आएंगे रो क्रॉप में। सिलेक्टिविटी रेशियो, ये कुछ इजी है, आप सिर्फ याद रखें, मैक्सिमम डोज जो कि एक प्लांट टॉलरेट कर पाएगा डिवाइडेड बाय मिनिमम डोज रिक्वायर्ड। ओके, मैक्सिमम डोज जो कि एक प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, मिनिमम डोज जिससे सिर्फ और सिर्फ वीड का डैमेज हो सकता है, प्लांट का कोई नुकसान नहीं होता है। सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी वही सेम है लाइट सैचुरेशन पॉइंट से। देन आता है SAR वैल्यू। देखिए, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, जैसे pH बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह SAR वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा गलत दिया, ये 4 नहीं है, ये रूट ओवर है। ओके, Na प्लस डिवाइडेड बाय Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस बाई 2। ओके, देन उसका रूट ओवर, ये होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो मोर देन 13 आ जाता है तो उसी सॉइल को हम बोल सकते हैं अल्काली सॉइल और सोडिक सॉइल। अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो वैल्यू मोर देन 10 आता है तो ये अच्छा नहीं है क्रॉप के लिए, हार्मफुल फॉर क्रॉप, क्योंकि ये अल्काली सॉइल हो गया ना, अल्काली सॉइल में तो अच्छा नहीं होगा। अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो लेस देन 4 होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप साइट्रस क्रॉप लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। थर्मोपीरियोडिज्म, नाम से ही पता चल गया होगा, थर्मोपीरियोडिज्म मतलब थर्मल, थर्मल मतलब हीट, लाइट, और आप ऐसे बोल सकते हैं टेम्परेचर। पीरियोडिज्म मतलब कोई भी एक पीरियड। देखिए, इसको ये डिस्कवर किए थे गार्डनर। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स कैसा होता है अगर उसका टेम्परेचर हम चेंज कर देंगे। मतलब कोई भी आदमी अगर ट्रॉपिकल एरिया में रहता है कुछ दिन के लिए, उसको अगर आप ले जाएंगे वो वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब जहाँ पे कोल्ड होता है, जहाँ पे आइस होता है, ओके, तो फिर उसका क्या चेंज होगा, उसी तरह प्लांट में भी बहुत सारा चेंजेस आता है, इसको बोलते हैं थर्मोपीरियोडिज्म। ट्रांसपिरेशन रेशियो बहुत इजी है, मतलब 1 लीटर वाटर ट्रांसपायर होने के बाद कितना केजी ड्राई मैटर प्रोड्यूस होता है। मतलब आप ऐसे इजीली याद रख सकते हैं, 1 केजी ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस होने के लिए कितना लीटर वाटर ट्रांसपिरेशन होता है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा, लीटर पर केजी, मतलब 1 केजी ड्राई मैटर के लिए कितना लीटर वाटर चाहिए। ट्रांसपिरेशन कोएफिशिएंट मतलब सेम चीज, 1 केजी ड्राई मैटर के लिए कितना वाटर नीडेड है, कितना वाटर जरूरी है एक क्रॉप को, यहाँ पे कितना वाटर ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, फर्क समझिए।
और राइस के लिए आप तो याद ही रखेंगे 1 kg ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए राइस को 5000 लीटर वाटर चाहिए। मतलब आप इरिगेशन करके 5000 लीटर वाटर देंगे, बहुत ज़्यादा ये होता है। ओके, पर उतना ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन तो उससे कम होता है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन रेशियो, ट्रांसपिरेशन कोएफिशिएंट में डोंट बी कंफ्यूज। ओके, देन VAPSA और वेटियर, ये क्या होता है, ये उसी से रिलेटेड है। मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कितना चाहिए कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए, मतलब हार्वेस्टिंग करने के लिए, वीडिंग करने के लिए। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा तो फिर सॉइल में मॉइस्चर जीरो रहेगा, वीडिंग आप नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ मॉइस्चर रहना चाहिए। इसीलिए वीडिंग करने से पहले हम थोड़ा सा इरिगेट करते हैं लैंड को, प्लाइंग करने से पहले भी इरिगेट करते हैं, हार्वेस्टिंग करने से पहले भी थोड़ा सा इरिगेट करते हैं। तो फिर मॉइस्चर ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, 25 to 50% मॉइस्चर इज गुड फॉर एनी एग्रीकल्चर ऑपरेशन।